हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे क्लास 12th इकोनॉमिक्स की रिवीजन के लिए हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी के बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। एज वी ऑल नो कि पेपर जो है उसमें एनसीईआरटी से आने वाले क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप लोगों ने एक्स्ट्रा बुक पढ़ी होंगी, नोट से चैप्टर कवर करा होगा, बट सम टाइम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो नोट्स या फिर आपके जो आपने अदर बुक पढ़ी है वहाँ पे मेंशन नहीं है, बट दे आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। तो वो छोटी चीज आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कोई फैक्ट, कुछ कंसेप्ट मिस करके जा रहे होगे तो एग्जाम में हो सकता है बहुत ईजी क्वेश्चन हम अपने हाथ से स्किप कर दें कि वो हम अटेम्प्ट ना कर पाए। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टडी एनसीईआरटी विद मी सेशन भी करेंगे जिसमें हम पूरा पूरा चैप्टर कवर करेंगे, लेकिन फॉर नाउ वी आर कवरिंग द बॉक्स डिटेलिंग वीडियोस। हम लोग सारे बॉक्स को कवर करके चलेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे, आजादी के टाइम पे, या 1950 1950 के टाइम तक व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर इंडियन इकोनॉमी, ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देख के चलेंगे। सो लेट्स डू इट इन डिटेल। बॉक्स नंबर 1.1 इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। एज वी ऑल नो कि बंगाल जो था वो ब्रिटिशर के, जैसे ही ब्रिटिशर के पास गया तो हमारा जो पूरा एक मेजर ट्रेड था, मतलब एरिया जो ट्रेड वाला था वो ब्रिटिशर के पास गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाला मेजर एरिया गया। और एक तरीके से 1757 व्हेन बैटल ऑफ आपका बैटल ऑफ बक्सर और जो ये सारी चीजें हुई थी 1764 के अराउंड, ठीक है, इसके बाद से हमारा 1757 1764 के बाद जब पूरी तरीके से बंगाल हमारे हाथ से चला गया ब्रिटिशर के पास में, तो क्या हुआ था, तब यहाँ पे कंट्रोल पूरी तरीके से ब्रिटिशर के पास पहुंच गया था। यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहा है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री की नॉलेज आपको होगी और थोड़ा हिस्टोरिकल कुछ चीजें इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको देखने को भी मिलेंगी। तो मसलिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अब सीधा पहली ही लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, ये दे देगा और पूछेगा क्या है। नहीं पढ़ी होगी लाइन तो गैस तुक्का नहीं मार पाओगे कि ये कॉटन टेक्सटाइल का एग्जाम्पल है, ठीक है। विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ये बंगाल से ओरिजिनेट हुआ था। अब या तो डायरेक्ट पूछ सकता है, नहीं देगा तो हो सकता है वो आपको स्टेटमेंट लिख के दे दे लेकिन ओरिजिन की जगह गलत लिख दे, कुछ और प्लेस लिख दे वो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब फिर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बिकॉज बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलरली प्लेसेस इन एंड अराउंड ढाका स्पेल ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एज ढाका। मतलब इसको किस तरीके से ढाका है, ये ढाका लिखा जाता है। बांग्लादेश में था, आपको पता है बंगाल जो था वो डिवाइड हुआ था ईस्ट वेस्ट बंगाल, ठीक है। आपका जो नॉर्मल था वेस्ट बंगाल इंडिया में आता है, ईस्ट बंगाल जब पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ तो वो एरिया पाकिस्तान के पास चला गया था। एंड 1957 में फ्री करा के उसने अपने आप को पाकिस्तान से फ्री करा के सेपरेट बांग्लादेश जो है वो बन गया है, ठीक है। तो आज की डेट में आपको पता है इट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, तो ये चीज लिंक करना है, नाउ द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। कहानी समझ में आ गई इसकी हमें। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, डकाई मुस्लिन हैड गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम एज एन एक्विजिट टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ये बहुत ज्यादा इसने वर्ल्ड वाइड, क्योंकि चीजें एक्सपोर्ट भी की जाती थी ना, इंडिया से जो रॉ मटेरियल था वो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द वेराइटी जो यहाँ पे चीजों की अवेलेबल थी। तो द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिन वाज कॉल्ड मलमल। मलमल जो था वो मुस्लिम की वेराइटी थी। मलमल का कपड़ा बोलते हैं ना, मलमल सुना होगा आपने, ठीक है। तो मलमल, समटाइम फॉरेन ट्रैवलर ऑल्सो यूज टू रेफर इट एज मलमल शाही और मलमल खास, ठीक है। शाही मतलब इट इज रिलेटेड टू सम रॉयल थिंग्स। शाही क्या होता है, जो चीज रॉयल होती है। तो मलमल इज अ वेराइटी ऑफ मुस्लिम। कहाँ का मुस्लिम, ढकाई मुस्लिम, ये चीज ध्यान रखनी है। ढाका जो था, ठीक है, वहां के मुस्लिम की एक बहुत ही अच्छी वेराइटी थी मलमल, जो वर्ल्ड वाइड क्या थी, फेमस थी। इंप्लाइंग दैट इट वॉज वॉर्न बाय और फिट फॉर द रॉयल्टी। मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये या तो चीजें पहनी जाती थी और सूट करती थी किसको, रॉयल लोगों को। बिकॉज देखो चीज है, वेराइटी है, तो कॉस्टली भी होगी चीजें, वैल्यू भी होगी, एंड एक रॉयल चीज को क्या करती थी, ये शाही चीज को शो करती थी। सो एक दो बेसिक क्वेश्चन हमें यहाँ पे समझ में आए इसके। नाउ लेट्स लुक एट बॉक्स 1.2। नेक्स्ट पेज पे ही आपका बॉक्स 1.2 है। यहाँ पे देखो फिगर में क्या दिखा रहा है, फिगर में दिखा रहा है इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो कारण पता होंगे आपको। हम टोटली बारिश पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। हैवी रेनफॉल, इंटरमीडिएरीज बहुत ज्यादा होते थे, प्लस कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया था, प्लस पार्टीशन हो गया था, दीज आर जमींदारी सिस्टम एग्जिस्ट करता था। सो दीज आर फ्यू रीजन जो क्या थे, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इरा। प्री ब्रिटिश इरा से पहले एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी। तो द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर, अब बर्नियर कहाँ के ट्रैवलर थे, फ्रेंच ट्रैवलर थे। डिस्क्राइब 17th सेंचुरी बंगाल इन द फॉलोइंग वे। उन्होंने बंगाल के बारे में क्या चीज बोली है वो हम पढ़ते हैं। द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल इन 2 विजिट्स। जो 2 विजिट्स, अब कितनी विजिट्स की बात की गई, 2 विजिट्स की बात की गई, थोड़ा ध्यान रखना है। तो उससे उनको क्या नॉलेज मिली, इंक्लाइंस मी टू बिलीव दैट इट इज रिचर देन इजिप्ट। की जो बंगाल है ये इजिप्ट से भी ज्यादा रिच प्लेस है, इट इज वेरी रिच। तभी माना जाता है ना कि ब्रिटिशर ने आने के बाद एक्सप्लॉइट किया है
जो आपके अब बहुत से ब्रिटिश जो गवर्नर रहे हैं उन्होंने भी मेंशन किया है। देखो एक ब्रिटिश गवर्नर है, नाम याद रखना आपके लिए खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने खुद मेंशन करा है अपनी राइटिंग्स अपनी बुक्स में कि किस तरीके से बंगाल को क्या किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है बाय द ब्रिटिशर। इट वॉज वेरी रिच कंट्री, यहाँ से आप सस्ते में ले जाके अपने पास ले जा रहे हो, फिर यहाँ पे फिनिश्ड गुड रेडी करके महंगे में बेच रहे हो। तो एक तरीके से दोनों तरीके से आप पे प्रॉपर कर नहीं रहे हो, जो रॉ मटेरियल ले जा रहे हो उसका फुल अमाउंट दे नहीं रहे हो, और फिनिश गुड जो लाके यहाँ सेल कर रहे थे मार्केट में उसका हमसे एक्स्ट्रा ही चार्ज कर रहे थे। सो दैट इज द वे जिसको आप क्या बोलते हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी कि इंडिया की पूरी वेल्थ ड्रेन में ही जा रही थी। तो ये सारा कंसेप्ट वहाँ इंडिया को एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ी थी। तो इट इज रिचर देन इजिप्ट इफ इट एक्सपोर्ट इन अबेंडेंस, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। क्या क्या चीजें, क्वेश्चन आ सकता है क्या एक्सपोर्ट करता था वो प्री इंडिपेंडेंस एरा में? कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर एंड बटर। क्लियर? इट प्रोड्यूसेस एम्प्लॉय, मतलब ये जो प्रोड्यूस करता था उससे ये होता था कि ये अपने ओन कंजम्पशन के लिए तो अच्छे से उगा ही लेता है। आपसे पूछा जाए प्री ब्रिटिश एरा में क्या इंडिया सेल्फ रिलायंट था? अब सेल्फ रिलायंस सुन के हम बोलेंगे नहीं यार कहाँ इंडिया बना पाता था, बट इट इज रॉन्ग। प्री ब्रिटिश एरा में इंडिया इतना प्रोडक्शन कर लेता था कि वो अपने आप को सेल्फ कंज्यूम मतलब सेल्फ रिलायंस पोजीशन पे था। क्लियर? ये चीज यहाँ क्लियरली मेंशन है। वीट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, फॉल्स, डक्स, गीज, ये सब चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती थी। इट हैज इमेंस हर्ड्स ऑफ पिग्स एंड फ्लॉक्स ऑफ शिप एंड गोट्स, ये सब देखने को मिलता था। पिग्स थे, फ्लॉक्स थे, मतलब शिप थी यहाँ पे, काफी सारी गोट थी, फिश अलग हर काइंड की थी। इट हैज एन प्रोफ्यूजन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्यूजन में अलग अलग तरीके की यहाँ फिश देखने को मिलती थी। फ्रॉम राजमहल टू द सी इज एन एंडलेस नंबर ऑफ कैनल्स, बहुत सारे कैनल्स देखने को मिलते थे। कट इन बाइगॉन एजेस फ्रॉम द गंगेस बाय इमेंस लेबर फॉर नेविगेशन एंड इरिगेशन, मतलब वाटर इज द सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग की बात करो या किसी भी चीज की बात करो तो हम वाटर सोर्स के थ्रू ही तो यूज करते थे। तो वो कैनल्स एंड वो सिस्टम भी प्रॉपर हमें यहाँ पे देखने को मिलता था बंगाल के नियर बाय एरिया में। अब बंगाल एक अच्छा वेल्दी प्रॉस्पेरस क्या था, प्रॉस्पेरस सिटी थी उस टाइम पे इंडिया की। अब यहाँ पे तो आपको नेक्स्ट उसने ये बताया कि एग्रीकल्चर प्रोस्पैरिटी के थोड़े से नोट्स बनाओ और उसको कंपेयर करो। एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन थी कि प्रॉस्पर भी था, फिर आप कह रहे हो स्टैग्नेशन हो गई, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रुक गई, तो उसको आपको कंपेयर करके बताना है। तो इस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ में जो बातें लिखी हैं बस उसको अच्छे से फोकस करके चलना है। नाउ लेट्स लुक एट बॉक्स 1.3, 3 ही बॉक्स हैं इसमें, इसके बाद चैप्टर में और कोई बॉक्स नहीं है। बाकी हम लोग स्टडी एनसीईआरटी विद मी में पूरा चैप्टर कवर करेंगे और इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर के बॉक्सेस कवर करेंगे। तो ये स्विस कैनाल के बारे में बोल रहा है। अगर आपको लग रहा है आप यहाँ पे प्रॉपर क्लियर नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हो, गूगल करके इमेजेस में जाके भी देख सकते हो। देखो इंडिया से किस तरीके से आप यहाँ से ट्रैवल करोगे, दिस इज द स्विस कैनाल का रूट आपको दिख रहा है। यहाँ से आप ट्रैवल करके क्या करोगे, क्योंकि वाटरवेज के थ्रू ट्रैवलिंग होती थी ना, तो आप पूरा प्रॉपर ट्रैवल करके कहाँ पहुंचेंगे, यू विल रीच आपके ये ब्रिटेन और यूरोप वाले एरिया था। तो यूरोपियन जनरली ये वे यूज करते थे ट्रैवल करने के लिए। यूरोपियन में जब पोर्तुगीज थे ना, वास्को डी गामा आपको पता होगा, यूरोपियन में फर्स्ट यूरोपियन जो वो आए, कोलंबस आए थे, कोलंबस यहाँ आने की वजह निकल गए उधर तो वो अमेरिका पहुंच गए थे, लेकिन वास्को डी गामा प्रॉपर ट्रैवल करके यहाँ पे कैलिकट पहुंचे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आके ट्रेड करना उन्होंने स्टार्ट किया था। वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन, पोर्तुगीज थे जो पहुंचे थे। सो दिस इज द ट्रेड रूट स्विस कैनाल, इट वाज वेरी फेमस एट दैट टाइम। ट्रेड के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। अब पढ़ते हैं क्या चीजें हैं। स्विस कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे, क्रिएट किया गया था ये चीज, रनिंग नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। इट कनेक्ट पोर्ट सेड ऑन द मेडिटेरियन सी, दिस इज मेडिटेरियन सी, दिस इज पोर्ट, यहाँ पे मेडिटेरियन सी का पोर्ट था। ठीक है, विद द गल्फ ऑफ स्विस एंड आर्म ऑफ रेड सी, दिस इज रेड सी, ये गल्फ ऑफ स्विस बोला जाता था। द कैनल प्रोवाइडेड डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स, सीधा ट्रेड रूट मिलता था ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड ओशनिया बाय डूइंग अवे विद द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। आपको प्रॉपर इधर उधर सेल करके आने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली मतलब देखो पहली तो बात तो ऐसे प्लेन्स तो नहीं होते थे, सीधा टिकट कराइए आप पहुंच रहे हो कम समय में। आप वाटरवेज का टाइम वो करते थे, उसमें भी टाइम लगता था, तो उसमें भी अगर शॉर्टकट मिल जाए और एक कन्वीनियंट रूट मिल जाए ट्रैवल करने का तो वो बेटर रहता था। ठीक है, तो ये ट्रेड रूट फॉलो किया जाता था एट दैट टाइम मेजरली, स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली। स्ट्रैटेजिकली देखा जाए, देखो बाकी रूट में क्या होता था उस टाइम पे, लूट का बहुत ज्यादा खतरा रहता था, पायरेसी बहुत ज्यादा होती थी। तो स्ट्रैटेजिकली भी देखा जाए और आपका इंगेज भी बहुत ज्यादा रहता था ना, स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली, पैसे बजट वाइज भी देखा जाए तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। इट्स ओपनिंग इन 1869, कब ओपन हुआ था, ईयर याद रख लो, बिल्कुल अभी याद रख लो। स्विस कैनाल कब ओपन हुआ, 1869 में। क्लियर, 1869 रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो गई एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट ईजियर, इंडियन मार्केट में आसानी से जो है
एक्सेस हो गया था। अब क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्विस कैनाल इज ट्रू और इज नॉट ट्रू, कुछ भी दे सकता है। अब वो दे देगा इट इज ओपन इन 1869 में दे दिया, या ईयर गलत दे दिया, तो वो आपको देखना है। इससे इंडियन मार्केट में एक्सेस आसान हो गया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो गई, या एक दे देगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, या इट इज नॉट इकोनॉमिकल नहीं था, तो गलत हो गया, ये इकोनॉमिकल था। स्ट्रैटेजिकली इकोनॉमिकली दोनों तरीके से ये चीज इंपॉर्टेंट थी। बहुत लेस ट्रैवल्ड रूट था अगर बात की जाए तो रॉन्ग, इट इज फॉल्स। ये बहुत ज्यादा मतलब यूज किया जाने वाला रूट था, ट्रेड रूट जो था, इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता था और ये बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहता था। क्लियर? सो बॉक्स 1.1, 1.2, 1.3 क्लियर हो गया है। हमें 3 ही बॉक्स हैं इस चैप्टर में। इसी तरीके से हम लोग सेकंड थर्ड आपके जितने लास्ट 6 चैप्टर तक जितने भी आ रहे हैं इनको के एनसीईआरटी के सारे बॉक्स कवर करेंगे। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट हम इसको आगे करके स्टडी एनसीईआरटी विद मी के भी काफी सेशन जो है वो क्रिएट कर सके। इन तीनों बॉक्स की डिटेल में से कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। बाकी हम लोग इको के रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन भी बहुत सारे करने वाले हैं, जिससे और ज्यादा बेटर कंसेप्ट आप लोगों के क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। Okay, so that's all for this video. Thank you for watching.